वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु ये इस ऋतु में आप संभाले, ये रोगों का राजा है। पावसाळा, वर्षा ऋतु, जुलाई और अगस्त, इसमें सबसे ज्यादा अलग अलग बीमारियां पृथ्वी तल पे होती है। क्या कर सकते हैं हम इस वक्त? पानी उबाल कर पीना वगैरह तो ये बातें है ही। इस समय आपका अग्नि या डाइजेस्टिव पावर बहुत कम रहती है, मंद रहती है। आप बहुत हेवी चीजें डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ऐसे वक्त आपको हल्का ताजा सादा खाना खाना है। ऐसे वक्त आप अश्वगंधा, शुंठी, हल्दी, इनका प्रयोग दूध में कर सकते हो। यहां पर एक बात लिखी हुई है, लहसुन, रसोन या लहसन। ये दूध के साथ शायद गलत तो नहीं लिखा? नहीं। आपको एक मैं बात कहना चाहूंगा, अगर आप में से किसी को भी वात की तकलीफ है तो आप आज रात से 1 या 2 लहसुन लीजिए। पित्त प्रकृति नहीं होनी चाहिए। जिसको अंतर्दाह या सीने में जलन होती है, हाथ पैर और आंखों में जलन होती है, ऐसे लोग इसका सेवन ना करें। पर बाकी लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगा, रात को छाछ में 1 या 2 लहसुन आप रख दो रात भर। दूसरे दिन सुबह गर्म पानी में उसे धो लेना, अच्छी तरह से कूट कर आप पानी में उबालो। कितना पानी और ये उसकी स्लाइड बाद में है, पर वो पानी में उबालो। उबलने के बाद उसमें गर्म दूध डालना और वो उबाल कर आधा शेष करना और ये छान कर पीना। वात की अलग अलग व्याधियों में सबसे अच्छा रसायन रसोन क्षीरपाक है। रस ऊन, 6 अलग अलग तरह के रस मतलब टेस्ट है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ऐसे मतलब खट्टा, कड़वा, नमक वाली, ऐसे लवण, ऐसे अलग अलग टेस्ट है। उसमें एक ही टेस्ट रसों में, लहसुन में नहीं रहती, और वो है खट्टा। रसों में सिर्फ खट्टापन नहीं रहता। और 6 के 6 टेस्ट रोज हमारे खाने में आने चाहिए। हम सिर्फ मीठा खाते हैं या सिर्फ तीखा खाते हैं, पर हमेशा याद रखें हमें 6 के 6 टेस्ट खाने हैं। इसमें रसोन आप खा सकते हो। ओनली थिंग ही जो मैंने कहा, पित्त प्रकृति वाले लोगों ने रसोन नहीं, लहसुन नहीं खाना है, बाकी सब लोग खा सकते हैं। और रसोन क्षीरपाक, अगर सायाटिक पेन है, अगर संधियों में जकड़ाहट और दर्द है, सुबह उठने के बाद 2-2 घंटे तक आपको आलसीपन लगता है, मैडम ने जूम मीटिंग चालू की फिर भी आप तुरंत ज्वाइन नहीं करते, तो आप रसोन क्षीरपाक चालू करें। आप तुरंत 7 बजे के पहले ज्वाइन कर सकते हो सभी लोग। तो रसोन क्षीरपाक आफ्टर 50 लेने के लिए काफी अच्छा और फायदेमंद साबित होता है। लेने की विधि मैंने बताई, पहले छाछ में डुबोना, दूसरे दिन उसे धो देना और फिर आप दूध में डाल के पकाना। आपको ऐसे लग सकता है कि अभी डॉक्टर ने कहा था कि खट्टा नहीं डालना चाहिए या नमक नहीं डालना चाहिए, ये क्यों? ये औषधि है, औषधियों के लिए नियम बदलते हैं, और इसके लिए ये रसोन क्षीरपाक काफी फायदेमंद हो सकता है। आप में से जिन जिन लोगों को जोड़ों का दर्द है, पित्त प्रकृति जिनकी नहीं है, वो सभी लोग रसोन क्षीरपाक चालू करें। मेनली वर्षा ऋतु में 2 महीना तो आप रसोन क्षीरपाक ले ही लीजिए, आपको फायदा होगा। हल्दी, हल्दी दूध में डाल के लेना, ये आप टर्मरिक लाटे करके अमेरिका में बहुत जगह पर ये बेचा जाता है। आपको एक सिंपल बात बोलता हूं, आप एक सिंपल याद रखिए, आप हेल्दी हो कि आपकी ग्रैंडमदर हेल्दी थी? द आंसर इज आपकी ग्रैंडमदर हेल्दी थी, क्योंकि वो सभी लोग भारतीय खाना, पारंपरिक खाना ही खाते थे और ये सभी चीजें आरोग्यदायी थी। दूध हल्दी में डालकर पीने से रक्त शुद्धि होती है। इट इज लाइक एंटीबायोटिक पर नेचुरल, और ये अलग अलग सेप्सिस होने से बचाता है, या क्या कहते हैं उसे, अलग अलग व्रण जो होते हैं वो भरने में काफी फायदेमंद ये होता है।
और एक मराठी में ऐसा सेइंग भी है, पी हळद हो गोरी। रेगुलरली आप दूध और हल्दी का सेवन करो, पर कम से कम 3 महीने से लेकर 3 साल तक आप आपके बच्चों को 3 साल तक हल्दी वाला दूध पिलाइए और फिर देखिए उसके फायदे क्या होते हैं। हमें ऐसा लगता है, फास्ट फूड के जमाने में ऐसे लगता है कि 2 मिनट मैगी, पर 2 मिनट के मैगी से कभी भी आरोग्य नहीं हो सकता। 2 मिनट के मैगी करने से कोई भी मतलब शक्तिशाली शरीर नहीं बन पाता। वो बनने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वैसे ही कम से कम 3 साल तक आप ये दूध पी सकते हो। अश्वगंधा सिद्ध, अश्वगंधा अनिल श्लेष्म श्वित्र शोथ क्षयापहा बल्या रसायनी तिक्ता कषायोष्णा अतिशुक्रला। अश्वगंधा ये एक मूली आती है। इस मूली में यहाँ पे भी बहुत आयुर्वेदिक दवाइयां बेचने वाले फंसाते हैं हमें, इसीलिए थोड़ा सावधान रहना। इस मूली में जितना नाइट्रोजन कंटेंट ज्यादा होगा उतनी उसकी वैल्यू कम होती जाती है। तो मूली जो आपको मिलेगी उसमें ब्लैक डॉट्स अगर ज्यादा है तो वो मूली ना ले। ये हमेशा, ये सिंपल बातें हैं पर मैं जरूर बताना चाहूंगा। अश्वगंधा सिद्ध क्षीर, अश्वगंधा ये मसल्स के लिए काफी फायदेमंद होता है। अश्वगंधा सिद्ध क्षीर अभी अमूल ने भी निकाला है, पर छोटे बच्चों के लिए इसका प्रयोग ना करें। इसका प्रयोग एडल्ट्स के लिए ही काफी हितकर होता है, और वो भी 30 to 55 एज तक आप अश्वगंधा का सिद्ध क्षीर का प्रयोग जरूर करना, आपको अच्छा रिजल्ट ये मिल सकता है। शरद ऋतु, शरद ऋतु यानी सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर हीट। कोजागिरी कब होती है? अक्टूबर हीट में, शरद ऋतु में होती है। कोजागिरी के वक्त क्या किया जाता है? ठंडा दूध लेकर वो चांद जहां रहता है वहां पे रखा जाता है और उसकी शीतल की किरणें वहां पे समेटी जाती है और फिर उसका प्राशन किया जाता है। उस वक्त हम भेल बनाते हैं, भेल खाते हैं और उसके ऊपर वो दूध पीते हैं। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। परंतु आप शरद ऋतु में हमेशा एक बात ध्यान में रखें, एक तो पित्त प्रकृति के लोगों को अक्टूबर हीट में हमेशा अलग अलग पित्त की तकलीफें हो सकती है। बर्निंग ऑफ आईज, हाथ पैरों में जलन, उसके साथ साथ और एक बड़ी बीमारी होती है, वो काफी देखने को मिलती है। आप अभी ऑब्जर्व करो तो आपको समझेगा। जॉन्डिस होने की संभावना अक्टूबर में सबसे ज्यादा होती है। ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हर्पीज यानी नागिन, आपने कभी पढ़ा होगा या आप में से किसी को किसी ने देखा भी होगा, आपके रिलेटिव्स को होते हुए भी। ये जो होता है नागिन, ये एक वायरल इन्फेक्शन है और मेनली ये अक्टूबर हीट में पाया जाता है। ऐसे वक्त आप तुरंत डॉक्टर की तो सलाह ले, पर इसमें आयुर्वेदिक वनौषधियों का या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का काफी अच्छा रिजल्ट देखा जाता है। पोस्ट हर्पेटिक न्यूरालजिया, इसका मतलब है जो नागिन होती है उसके बाद बहुत दिनों तक वहां पर वेदना होती है, सीवियर पेन होता है, थोड़ा नहीं बहुत सीवियर पेन होता है, वो कम हो सकता है आयुर्वेदिक रक्तमोक्षण नामक एक पंचकर्म से। तो ये इसकी आप जानकारी जरूर रखिएगा। ऐसे वक्त आप क्या दूध में क्या डालकर पी सकते हो? अंजीर, अंजीर आप सभी को मालूम है। फिग, फिग के बारे में एक ध्यान से याद रखिए, और वो है इससे भी लूज मोशंस हो सकते हैं। बहुत ही अच्छा पित्त शामक, ग्रहणी मतलब वारंवार जिसको जुलाब होता है, ऐसे पेशेंट में आप अंजीर का प्रयोग कर सकते हो। दूसरी बात, ज्येष्ठ मध, यष्टि मधु। ज्येष्ठ मध आप दूध के साथ पियो तो अलग अलग 10-11 फायदे हैं। सबसे अच्छी बात, एक बालों के लिए काफी अच्छा है। बालों में अलग लस्टर, एक अलग चमक आती है, बाल झड़ना कम होता है। ये मेध्य, दूध और ज्येष्ठ मध एक साथ लेना, ये मेध्य है। मेध्य मतलब ये ब्रेन की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। कैसे वो हम
अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो जरूर उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे ही, पर अलग अलग मेध्य रसायन ये बताए गए हैं। उसमें एक श्रेष्ठ रसायन वयस्कर लोगों के लिए, मतलब अबाउ 50 इनके लिए बताया गया है, वो है यष्टिमध, दूध और ज्येष्ठमध। ये अगर आप रेगुलरली लो तो इससे डिमेंशिया या भूल जाना वगैरह ये जो बातें हैं, ये इसका प्रमाण कम होने लगता है। रेगुलरली आप इसका आज से ही सेवन करो। ये छोटे बच्चों में दे सकते हैं क्या? जैसे अश्वगंधा सिद्ध क्षीर छोटे बच्चों में नहीं दे सकते, वैसे यष्टि मधु भी नहीं दे सकते क्या? द आंसर इज नो, आप दे सकते हो। यष्टि मधु, ज्येष्ठमध सिद्ध दूध आप छोटे बच्चों में भी दे सकते हो। जिनके लिए बोलना, बहुत ज्यादा बोलना ये उनका प्रोफेशन है, वो ज्येष्ठमध सिद्ध दूध रेगुलरली लेना चालू करें, आपको उसका फायदा मिलेगा। अलग अलग टीचर्स हो या आप मतलब जिस एक कीर्तनकार है हमारे यहाँ, जिनका बार बार दो तीन तीन चार चार घंटे तक बात करते थे, उनको काफी प्रॉब्लम आता था, स्ट्रेनस जॉब था वो काफी उनका, उसमें यष्टिमधु सिद्ध क्षीर रेगुलरली लेना काफी फायदेमंद हुआ। जिह्वाग्र पे सरस्वती होती है और यहाँ कंठ स्थान में होती है गायत्री, देवी का अधिष्ठान होता है। सरस्वती ये पर्याय है वचा यानी वेखंड का। वेखंड का भी डॉक्टर को पूछ के किया हुआ प्रयोग ये जिह्वा या टंग के अलग अलग व्याधियों में काफी फायदेमंद होगा। और कंठ से रिलेटेड जो व्याधियां हैं उसमें गायत्री जिसका पर्याय है, ऐसी वनस्पति है खदीर यानी खैर। हम काथ, ये जो चूना और काथ लगाते हैं ना पान को, वो उसके लिए एक अच्छी दवाई है, याद रखें। इलायची या वेलची शरद ऋतु में यूज करने की तीसरी बहुत ही अच्छी दवाई है, वो है वेलची, इलायची। ये हृदय के लिए हितकर है, ये पित्त शामक है और उल्टी को रोकने के लिए, पित्त से आने वाली उल्टियों को रोकने के लिए ये एक अच्छी दवाई है। इसका भर्जन कर एक चूर्ण बनाते हैं और वो देते हैं। सर्दी आप अगर थोड़ी मात्रा में इलायची रेगुलर लेते हो तो आपको सर्दी खांसी होने की संभावना कम हो जाती है, याद रहे। हेमंत ऋतु यह है नवंबर दिसंबर, सबसे ज्यादा ठंड जिस ऋतु में होती है वो है नवंबर दिसंबर। नवंबर दिसंबर में याद रखें हमारा अग्नि काफी बड़ा होता है, काफी अच्छा होता है। हम कुछ भी खाएं तो अच्छी तरह से उसका पाचन हो सकता है, डाइजेशन काफी अच्छी तरह से हो सकता है। ये अगर होता है तो आप ऐसे द्रव्यों का प्रयोग करें जो स्निग्ध है, उष्ण तो है पर जो स्निग्ध है, जो पचने में ज्यादा हेवी हो सकते हैं, ऐसे अलग अलग ड्राई फ्रूट्स यानी काजू हो गया, बादाम हो गया, अखरोट हो गए, ये तीनों आप दूध के साथ इसका सेवन कर सकते हो। इसके साथ साथ केसर का भी प्रयोग आप कर सकते हो। सिर्फ एक याद रहे, फीमेल्स में जिन फीमेल्स में हेवी ब्लीडिंग यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के वक्त काफी ज्यादा ब्लीडिंग होती है, ऐसी महिलाओं ने केसर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये हो गया दूध के बारे में। ऐसे अलग अलग चीजें हम इसमें कर सकते हैं। स्लाइड दिख रही है आपको? यस यस, मैंने स्लाइड चेंज की है, वो दिख रही है आपको? यस यस डॉक्टर, दिख रही है। हाँ, क्षीरम अष्टगुणम द्रव्यात् क्षीरात् नीरम चतुर्गुणम क्षीरावशेषम तत्पीतम। ये है क्षीरपाक तैयार करने की विधि। इसका मतलब है आप समझ लीजिए अश्वगंधा लिया तो उसमें 8 गुना दूध और दूध से 4 गुना पानी, इस तरह से लेना चाहिए। हम उसमें आगे जाके अलग अलग प्रयोग हो गए। मैं आपको एक सिंपल प्रयोग बताता हूं। आप 1 चम्मच कोई भी द्रव्य ले, फॉर एग्जाम्पल आपने शुंठी लिया तो आधा चम्मच शुंठी
इसमें 1 कप पानी डालना है। पानी डालने के बाद उसे उबालना है। उबलने के बाद उसमें 1 कप दूध डालना है और क्षीरावशेषम तत्पीतम, मतलब 2 कप का 1 कप आपको उबाल के करना है और वो छान के आपको पीना है। ये सिंपल क्षीरपाक की विधि हो गई। अभी इसमें आप रसोन क्षीरपाक बना सकते हो, अश्वगंधा क्षीरपाक बना सकते हो, शतावरी क्षीरपाक, ये मेरा कहना रह गया, पर शतावरी का भी क्षीरपाक बन सकता है। शतावरी का भी मूली आती है और सूखी मूली आप ले सकते हो और उसका प्रयोग कर सकते हो। मैक्सिमम 5 ग्राम्स एक क्षीरपाक में द्रव्य यूज होता है, मैक्सिमम 5 ग्राम्स। अगर आपको किसी ने नहीं बताया और आपको यूज करना है तो आप सिर्फ 2 ग्राम का प्रयोग करें। मतलब हल्दी वाला दूध आपको पीना है तो सिर्फ 2 ग्राम तक आप ले सकते हो और उसका रिजल्ट आपको अच्छी तरह से मिल सकता है। क्षीर आप एकदम सिंपल मैं कहना चाहूंगा, आप गूगल पे सर्च करो A2 दूध, आपको आपके आजू बाजू में मिल जाएगा। A2 दूध का, गाय के दूध का सेवन करना आप चालू करें, इट इज गुड इनफ। बहुत ज्यादा उस पे आप बहुत ज्यादा अभ्यास नहीं करना, नहीं तो फिर आपको डिप्रेशन आ जाएगा। दूध आजकल अच्छी तरह से मिलता ही नहीं है, इसीलिए आपको बुरा भी लग सकता है, पर A2 दूध उसमें इस सभी में ठीक ठाक है और आप ये इसका क्षीरपाक ये ले सकते हो। ऐसे सिर्फ क्षीरपाक के बारे में आज मैंने आपको बताया। ये साथ में होता है, साथ में का मतलब है ये सेवन करना सभी लोगों के लिए हितकर है। लैक्टोज इनटॉलरेंस ये बहुत कम लोगों को होता है। ये आप अगर होता होगा तो आपके नजदीकी वैद्य से पूछिए कि आप क्या कर सकते हो उसके लिए। दूध बिल्कुल बंद नहीं करना, आप दूध पी सकते हो, सिर्फ उसका संस्कार बदल देना, उसके अंदर डालने वाले औषधियां बदल देना, आपको फायदा मिलेगा। अब आज से आप जो भी कामत मैडम के योगा क्लास में जो भी सब स्टूडेंट है वो याद रखें, हम हॉर्लिक्स और कॉम्प्लान नहीं पिएंगे, हम इस तरह से क्षीरपाक करके पिएंगे और हम सभी को उसका रिजल्ट ये मिलने वाला है। अभी क्षीर के बाद हम एक ही मिनट में लेना चाहूंगा। यूश कैसे बनाते हैं वो तो मैं आपको जैसे क्षीरपाक बताया वैसे बाद में बताऊंगा, उसका प्रमाण भी बताऊंगा। पर यूश यानी सूप, मेडिकेटेड सूप, आज सिर्फ हम क्षीरपाक और यूश के ऊपर बात करेंगे। अलग अलग चटनियां भी है, अलग अलग शरबत भी है जो ऋतु अनुसार हम लेने वाले हैं, पर वो हम नेक्स्ट व्याख्यान में लेने की कोशिश करेंगे। अभी यूश के बारे में बताऊंगा। यूश मतलब सूप, अलग अलग तरह के सूप हम किस तरह से ले सकते हैं। सबसे पहले जनवरी फरवरी में अभी जो सूप लोग ले सकते हैं वो है कुल्थी का, कुलिथ। इसका मतलब है कोंकण में ये काफी मिलने वाला अच्छा पदार्थ है, काफी स्वादिष्ट होता है। एक मैं चीज आपको वापस बताना चाहूंगा, जिन्हें अम्ल पित्त मतलब एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, सीने में जलन होना, उल्टी होना, थोड़े भी आप रात को देर से सोए तो आपका दूसरा दिन अच्छा नहीं जाना, बार बार इनडाइजेशन होना, ये अगर तकलीफ आपको है तो आप कुलिथ इसका प्रयोग ना करें। अम्ल पित्त वाले रुग्ण, अम्ल पित्त वाले लोगों ने इसको देखना ही नहीं है, क्योंकि आपको तुरंत तकलीफ हो सकती है। हेवी ब्लीडिंग, मेंसेस में हेवी ब्लीडिंग वाले लोगों ने भी कुल्थी का प्रयोग नहीं करना है।
ये आर्तवजनक है। पीसीओडी में काफी अच्छा रिजल्ट इसका मिलता है। कुल्थी का सूप आप ले सकते हो। अगर कोई ओबेज या मोटी लड़की आपके पास पेशेंट आपके घर में है और पीसीओडी जिसको अनार्तवता है, 2-3 महीने तक मेंसेस नहीं आते, उसको रेगुलरली आप कुल्थी का यूज यानी मेडिकेटेड सूप कैसे बनाना है वो मैं आपको बताता हूं, पर वो सूप आप रेगुलर लेना चालू करो, आपको रिजल्ट मिलेगा। पर ध्यान रहे उसे अम्लपित्त नहीं होना चाहिए। अगर अम्लपित्त हो तो ये यूज काम का नहीं, आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल सकता। ऐसी दवाई उपयुक्त नहीं है जिसकी वजह से आपको दूसरा साइड इफेक्ट हो। ऐसा होता है कि मैं एक दवाई ले रहा हूं तो मुझे एसिडिटी होगी इसलिए दूसरा एंटासिड लेता हूं, एंटासिड लेने के बाद मुझे स्किन पे इरप्शंस आते हैं इसलिए मैं स्किन की दवाई लेता हूं। ये तीनों बार बार लेता हूं, इसकी वजह से मुझे 6-7 महीने बाद डायबिटीज हुआ इसलिए डायबिटीज की दवाई लेता हूं। और ये सब चारों लेते 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 मुझे 7 साल के बाद पार्किंसंस होता है। ऐसी पेशेंट हम देखते हैं रेगुलरली। आप याद रहे, अगर आप किसी भी मेडिसिन के चंगुल में हो, आयुर्वेद के भी साइड इफेक्ट्स आयुर्वेदिक मेडिसिन के भी है ही। ये गलत फहमी है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट नहीं है। 100% आयुर्वेदिक मेडिसिन के भी साइड इफेक्ट है ही। इसीलिए उसका प्रयोग आप अच्छी पढ़ाई करके ही करना, तो ही आपको अच्छा रिजल्ट उसका मिल सकता है। बहुत से पेशेंट ऐसे आते हैं, सर ये आयुर्वेदिक है ना, हम ये ले लेते हैं, पर ऐसे बिल्कुल नहीं समझना। आप तुअर भी ज्यादा इस्तेमाल करो तो आपको उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसीलिए हमेशा सम्यक प्रमाण में ही कोई भी किसी का भी प्रयोग करना हितकर होता है। तो अगेन वी विल कम टू कुलत्थ। या मैं बीच बीच में कुछ प्रैक्टिस से अनुभव बताता हूं, पर आप इससे बोर नहीं होना। ये प्रैक्टिकल बातें हैं, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे हमें लगता है ये कुड़ी थी तो लिया, इससे क्या होगा, पर ऐसा नहीं है। इससे चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है अगर लड़की पित्त प्रकृति की होगी तो, और वो आपको रोज चिड़चिड़ापन करके दिखाए और उसकी माँ बोलेगी नहीं इसकी एज अभी 19 है इसीलिए चिड़चिड़ापन करती होगी। ऐसा नहीं होता। कुछ न कुछ कारण होता है, कुछ न कुछ आहारीय द्रव्य हो सकता है जिसकी वजह से ये चीजें हो सकती है। हेवी ब्लीडिंग के बारे में हमेशा याद रखें, कुल्थी का प्रयोग नहीं करना है। ये सभी जो कड़धान्य होते हैं, कठोर होते हैं, ये सभी चीजें रुक्ष होती है, इसीलिए हमेशा इनका प्रयोग घी या तेल इनके साथ ही करना चाहिए। पहले इसे घी में भून लेना चाहिए और फिर इसका यूश या सूप बनाना चाहिए। और एक कुल्थी के बारे में मैं बताना चाहूंगा, अश्मरी, मूत्राश्मरी मतलब रीनल कैलकुलस, मूत्र खड़ा, जिन्हें ये तकलीफ होती है, अचानक रात को 2 बजे जोर से पीठ के पीछे से जोर से दुखने लगता है पेशेंट को, तुरंत वो हॉस्पिटल में जाता है, उसे उस वक्त कुछ मसल रिलैक्सेंट दिए जाते हैं। बाद में 2-4-8 दिन बाद हाइड्रोथेरेपी लो ना लो, वो जो कैलकुलस होता है या स्टोन होता है, यूरिनरी स्टोन होता है, वो निकल जाता है। ये जिनको बार बार होने की प्रवृत्ति है वो कुल्थी का यूश या सूप जरूर पिए। काफी अच्छा रिजल्ट इसका मिलता है। बार बार होने वाला यूरिन स्टोन इससे निकल जाता है। इसकी जो प्रवृत्ति होती है शरीर में बार बार यूरिन स्टोन होने की, वो निकल जाती है। ये मैं इतना सिंपल नहीं है, ये मैं जानता हूं कैसे होता है। ये थायराइड ग्लैंड के पीछे एक पैराथायराइड ग्लैंड है विच गवर्न्स कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। उसकी कुछ बीमारियां होंगी तो उसे ट्रीट करने के लिए अलग बातें हैं। हम आज सिर्फ आहारीय द्रव्यों पे बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं सिर्फ आज उस पे ही फोकस करके बोल रहा हूं। परंतु अम्ल पित्त नहीं है, रीनल कैलकुलस मतलब यूरिनरी स्टोन है, मूत्र खड़ा है, जिसे इसमें कुल्थी आप दे सकते हो। रेगुलरली कुल्थी का यूज लेके वो वहां पे बार बार होने वाला स्टोन की तकलीफ पूरी नष्ट हो सकती है। स्टोन के बारे में आज अभी सब्जेक्ट ही आया तो मैं बोल देता हूं। कुष्मांड मतलब पंपकिन का जूस भी आप अगर सुबह सुबह खाली पेट लो तो ये स्टोन की तकलीफ निकल जाती है। ये विदाउट साइड इफेक्ट है।
पंपकिन का जूस आप रेगुलरली लो तो वो मेद्य भी है। याद रहे आपको, अगर पढ़ाई आप रेगुलर करते हो और आपको याद नहीं रहता तो रेगुलर पंपकिन जूस सुबह सुबह लेना चालू करें। कितनी अच्छी अच्छी सिंपल बातें हैं जो हम रेगुलरली हमारे घर में कर सकते हैं। तो ऐसे ये कुल्थी आप इसमें प्रयोग कर सकते हो, यूरिनरी स्टोन में कर सकते हो, रेगुलर करना। अगर 15-20 दिन 25 दिन होने के बाद, रेगुलरली कुल्थी का प्रयोग होने के बाद, अगर आपको लगे आपको हाइपर एसिडिटी, सीने में जलन, इस तरह की चीजें हो रही है तो आप उसका प्रयोग बंद करें। कुल्थी हमेशा उसमें लहसुन या लहसुन डाली जाती है, वो इस यूज में उसका प्रयोग कम करें या ना करें, क्योंकि उससे भी अम्ल पित्त बढ़ जाता है। वसंत ऋतु में मार्च अप्रैल में चौड़ी, आप चौड़ी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आप में से किसी को मालूम होगा तो आप बताइएगा जरूर। ये जो होता है, सिर्फ एक ही बात याद रखें, ये पुरुषवर्धक है। पुरुषवर्धक का मतलब, पुरुष का मतलब है मल। आप जब मल निस्सारण करते हो तो उस वक्त उसकी मात्रा बढ़ जाती है। बहुत से बूढ़े लोगों में, याद रहे, अगर आपके डेंचर का प्रॉब्लम है, आपका अगर डेंटिस्ट के पास जाना आना चालू है, अभी ब्रीजिंग चालू है या जो भी कुछ ट्रीटमेंट आपकी चालू है, ऐसे वक्त आपका खाना कम हो जाएगा, क्योंकि आप चबा नहीं सकते। खाना कम होने की वजह से मल की जो क्वांटिटी होती है वो कम हो जाती है। मल की क्वांटिटी कम होने के वजह से आप जब मल निस्सरण करते हो उस वक्त सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, जिसकी वजह से और जोर से आप मल निस्सरण के लिए प्रेशर लगाते हो। इन सभी चीजों से पाइल्स जैसी बीमारी भी हो सकती है। ऐसे वक्त रुकिए। अगर आपको डेंचर की तकलीफ है और आपका खाना कम हुआ है तो आप चौड़ी इसका यूज पीना चालू करें। इससे मल की क्वांटिटी बढ़ जाती है और आप मल निस्सरण भी काफी स्मूथ हो जाता है। आपको ऐसे लगेगा कि सुबह सुबह डॉक्टर क्या ये बात करते हैं, कितनी गंदी बातें करते हैं, अभी हमें ब्रेकफास्ट करना है। पर आप याद रखिए मित्रों, ये सभी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे आरोग्य से जुड़ी हुई है। आपको इसमें बिल्कुल भी शर्म नहीं लगनी चाहिए, उल्टा अच्छा लगना चाहिए। ये बहुत छोटी प्रैक्टिस में आई हुई बातें हैं और इन सभी के लिए बड़ी बड़ी मेडिसिन पेशेंट लेते हैं जिन सभी की जरूरत नहीं होती। बड़े बड़े 150, 200, 500, 2000 रुपए तक अलग अलग मेडिसिन इसमें लिए जाते हैं पेशेंट से। क्यों? जरूरत ही नहीं। जब आप इसका सूप पी सकते हो, रेगुलर इसका सूप 2 चम्मच घी डालकर पिया करो, मल की मात्रा बढ़ेगी और स्मूथ मल प्रवृत्ति भी होगी। इससे लूज मोशन नहीं होता, आप बिंदास ले सकते हो। थर्ड, ग्रीष्म ऋतु मुद्ग सबसे बढ़िया। और आपको अगर कुछ नहीं सूझता तो याद रखें, आप मुद्गयूष का सेवन कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया। और सभी ऋतुओं में अगर आप कुछ ले सकते हो तो वो है मुद्गयूष। मुद्ग मतलब मूंग, मुद्गयूष आप उसमें ले सकते हो। ये पथ्यकर होता है, सभी व्याधियों में ये चलता है, इसे कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। ये कैसे करना है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, इसके बाद की स्लाइड वही होगी। पर मुद्गयूष अगर आप रेगुलरली लेना चालू करो, अगर आपको बुखार है, अगर आपको जुलाब हो रहे हैं, अगर आपको वीकनेस बहुत ज्यादा है और पचन अच्छी तरह से नहीं हो रहा है, अग्निमांद्य है, भूख नहीं लगती, जॉन्डिस है, ऐसे वक्त मुद्गयूष का सेवन करें। अगर आपको डिहाइड्रेशन ये ज्यादा हो रहा है तो ऐसे वक्त भी मुद्गयूष का सेवन करें। मुद्गयूष मतलब मूंग का सूप, मूंग का मेडिकेटेड सूप यानी मुद्गयूष, ये आप ले सकते। यूष का मतलब है मेडिकेटेड सूप और मुद्ग का मतलब है मूंग, तो इसका सूप आप ले सकते हो। ये सूप आप सभी ऋतुओं में ले सकते हो, आपको फायदा होगा। इसके बाद है जुलाई और अगस्त वर्षा ऋतु में मसूर। मसूर ये किस लिए देते हैं? अगर बहुत लूज मोशन होते हैं
तो उसमें मसूर का धनिया और जीरा 20-20 ग्राम डालना है। सैंधव यानी जो नमक रहता है वो आप आपके टेस्ट के अनुसार उसमें डाल सकते हो। घी का तड़का अगर दे तो और भी ये टेस्टी बन सकता है। इंस्टेंट आप मुद्गयूश बना सकते हो, उस इस सभी की पाउडर आप बना के रख लो और ये सिर्फ 1 चम्मच डालकर पानी में उबालकर आप उसका सेवन तुरंत कर सकते हो आपके घर में। ये इंस्टेंट मुद्गयूश आप आपके घर में जरूर रखना। जैसे अलग अलग पाउडर्स आप दूध के साथ रख सकते हो, वैसे ये इंस्टेंट मुद्गयूश आप रख सकते हो। आप कभी भी घर में आओ, शाम को आप थके हुए हो, इंस्टेंट मुद्गयूश बनाया और पी लिया और उसके बाद अगर आप खाना खाते हो तो आपको खाने में रुचि तो बढ़ जाती है, भूख बढ़ जाती है, उत्साह बढ़ जाता है और सामर्थ्य भी आपका बढ़ जाता है। ऐसे सिर्फ आज हम क्षीरपाक, जिसमें 1 कप पानी 1 कप दूध लेकर बनाया हुआ, और यूश जिसमें 1 भाग मुद्ग या 1 भाग द्रव्य जो भी है, मुद्ग हो, मसूर हो, मटकी हो, माश यानी उड़द हो, और 14 गुना उसका पानी, ये लेके आप बना सकते हैं। ये सब पचने में बहुत हल्का है और आप ज्वरोत्तर भी इसका सेवन कर सकते हो। रेगुलर पीने के लिए भी ये काफी हितकर है। स्वस्थ व्यक्तियों ने अपने स्वास्थ्य को ठीक ठाक रखने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए हमेशा बहुत ज्यादा रेगुलर प्रयास करने चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। हम आगे जाके और अलग अलग चीजों पे बात करेंगे। ये काफी बड़ा सब्जेक्ट है। मैंने सिर्फ आज दिन की शुरुआत क्षीरपाक से क्यों हो, कैसे हो, और रात के भोजन की शुरुआत यूश से हो, इसीलिए यूश और क्षीरपाक के बारे में बताया। तेल कौन से यूज करने चाहिए, सिद्ध जल हम यूज कर सकते हैं क्या, सब्जियां कौन सी खानी चाहिए, 6 अलग अलग तरह के कचुम्बर हम बना सकते हैं क्या ऋतुओं के अनुसार, इन सभी के बारे में जल्दी जानेंगे ऋतु किचन में। आप सभी ने इसको ध्यान से सुना, इसलिए आप सभी का धन्यवाद। और कामत मैडम जिन्होंने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया और ये सब्जेक्ट मुझे बताया, इसीलिए मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा। धन्यवाद। कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप जरूर पूछिएगा। धन्यवाद डॉक्टर देशपांडे। ये मुद्गयूश का प्रयोग मैंने भी किया था, मुझे डॉक्टर संध्या ने ये पाउडर बना के दी थी, और एंड दिस इज रियली यूजफुल। पर्टिकुलरली मैंने ये अनुभव किया कि जब भी हमें एसिडिटी होती है और वीकनेस बहुत ज्यादा होती है, पित्त की तकलीफ कभी कभी होती है, तो ऐसे समय आई थिंक मुद्गयूश बहुत यूजफुल हो सकता है। दिस इज व्हाट माय ओन एक्सपीरियंस। किसी को कुछ पूछना है, क्वेश्चंस? तुलसी का सूप, तुलसी का सूप आप बोले बताते हैं। तुलसी का सूप नहीं होगा, तुलसी अलग तरीके से हम सिद्ध जल में यूज करने वाले हैं, वो मैं आपको जरूर नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। सिर्फ सिद्ध जल के बारे में एक ही मिनट, एक मैं आंसर दूंगा, एक मिनट, सिर्फ माइक बंद रखिएगा। पानी कैसे पिए इसके बारे में हम जल्द ही जानकारी लेंगे। उसमें हम तुलसी सिद्ध पानी का प्रयोग सीखेंगे। तुलसी रात भर डुबो के रखनी है पानी में और सुबह छानकर वो पानी पीना है। वो क्या क्या फायदेमंद, वो किस तरह से हमारे शरीर को फायदेमंद होगा, इसके बारे में हम जरूर जानेंगे। धनिया, जीरा, गोखरू, तुलसी, सिर्फ सौंठ, अजवाइन, इस तरह के अलग अलग द्रव्यों को लेकर हम सिद्ध जल नेक्स्ट टाइम बनाएंगे। वो 500 ml पर डे तक हम पी सकते हैं। आप साउथ में गए होंगे तो आपने देखा भी होगा कभी कि सिद्ध जल एक लाल कलर का पानी मिलता है,
और सुबह वही पानी हमें पीने देते हैं, गर्म कर वही गर्म पानी हमें पीने देते हैं, और काफी अच्छा रहता है वो, अग्नि प्रदीपक भी रहता है और ब्लड प्यूरिफायर भी रहता है। इस तरह से हम 6 ऋतुओं में कैसे 6 अलग अलग पानी पिए। आपने एक बार अगर ये हैबिट डाल दी तो आप जान लीजिए आपके घर में सभी लोग पीने लगेंगे। और हमेशा याद रखिए, छोटी छोटी सिंपल हेल्दी आदतें हम जरूर डाल सकते हैं। मनुष्य का स्वभाव इस तरह से है कि वो गलत बातें जो होगी वो जल्दी सीख लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने समझो आपके रिलेटिव के बारे में आपको गलत कुछ बताया, तो आपको हाँ हाँ ये हो सकता है ऐसे लगता है, पर कुछ अच्छा बताया तो आप सोचोगे हाँ हाँ ये, मतलब आप जल्दी विश्वास नहीं रखते। वैसे ही गलत और सही हैबिट्स के भी बारे में होता है। योगा क्लास आपको सुबह उठ के करना पड़ता है, इसके लिए एफर्ट्स लगते हैं, पर शाम रात को 2-2 3-3 घंटे टीवी देखते हुए टाइम पास करना इज वेरी नॉर्मल। इसके लिए किसी को कुछ सिखाना ही नहीं पड़ता। तो सिद्ध जल का भी वैसे ही है। हम नेक्स्ट टाइम छोटा छोटा थर्मास सभी लोग हमारे घर पे लेंगे और उसमें सिद्ध जल करके रखेंगे, और थोड़ा थोड़ा पानी जब भी लगे तो उसी से पिएंगे। आपको उसके अलग अलग रिजल्ट ऋतु के अनुसार हम जरूर बताएंगे। हाँ डॉक्टर मंगेश, लैक्टो इंटॉलरेंस के लिए क्या करना चाहिए? अगर पित्त प्रकृति है, कफ प्रकृति और वात प्रकृति, जिसके बारे में पिछली बार हमने कहा था, उस प्रकृति के अनुसार आप अलग अलग द्रव्य देकर देखिएगा कि कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल, छोटा बच्चा है जिसको दूध पीने के बाद समझो लूज मोशंस होते हैं, तो विडंग वावडिंग करके एक मेडिसिन आता है, छोटा छोटा काली मिरी जैसा होता है। ये 5 या 7 आप 1 कप पानी में उबालिए, और ये उबला हुआ पानी आप छान कर रख दीजिए। जब भी दूध पीना है बच्चे को तो आधा कप दूध और उसमें 1/4 कप ये पानी डालिएगा, और ये मिक्स करके उसे पीने के लिए दीजिए। और फिर आप ऑब्जर्व कीजिएगा, लूज मोशंस धीरे धीरे कम हो जाएंगे पेशेंट के, और उसको वो दूध पचने में काफी फायदेमंद ये होगा। यह है वावडिंग के बारे में। ऐसा ही सौंठ, हल्दी, इसका भी प्रयोग आप कर सकते हो। प्रयोग के अनुसार हमें समझ में आता है कि इस पेशेंट को क्या सूट हो सकता है, इस बच्चे को क्या सूट हो सकता है, और फिर हम उसे वो कंटिन्यू कर सकते हैं, जिससे दूध के फायदे तो मिलेंगे ही, पर उसके साथ आपको उसका जो साइड इफेक्ट होगा वो भी काफी हद तक कम हो सकता है। तो आपको अगर पेशेंट एडल्ट है फिर भी यही चलेगा उनको ना? हाँ जी, फिर भी यही चलेगा, द्रव्यों के गुणधर्म वही रहेंगे। तो हम हल्दी डालकर दे सकते हैं, सौंठ डालकर दे सकते हैं, विडंग डालकर दे सकते हैं, या पेशेंट देख के और भी कुछ अलग अलग मेडिसिन इसमें जरूर यूज कर सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हेलो, हाँ डॉक्टर, मुझे एक बात पूछनी है कि ये जो वात पित्त और कफ का दोष होता है वो भी मौसम के हिसाब से चेंज होता है बॉडी में? हाँ, वो एकदम अच्छा क्वेश्चन है आपके। उसमें 2 चीजें हैं, व्यावर्तिक दोष और अव्यावर्तिक दोष, बदलने वाले दोष और ना बदलने वाले दोष। इसमें मैं अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर आपकी जो प्रकृति होगी वो नहीं बदलेगी। आपकी अगर प्रकृति पित्त प्रधान कफ है तो वो वही रहेगी, पर वर्षा ऋतु में वात वृद्धि होती है यहाँ पर, मतलब सीजन में। एक दूसरा एक एग्जांपल देता हूं। आपको खाना खाने के बाद नींद आती है, खाना खाने के बाद आधा घंटा 1 घंटे तक आपको ऐसा थोड़ा हेवीनेस फील होता है और नींद आती है। ये कफ बढ़ने की, शरीरस्थ कफ करने के लक्षण है, पर ये नेचुरल है, 1 घंटे बाद वो नॉर्मल हो जाएंगे। वैसे ही ऋतु अनुसार वर्षा ऋतु में वायु बढ़ता है, शरद ऋतु में अक्टूबर हीट में पित्त बढ़ता है, वसंत ऋतु में कफ बढ़ता है। ये नेचुरल प्रोसेस है। ऐसे वक्त अगर आपकी प्रकृति कफ प्रकृति है और वसंत ऋतु आया तो आपको सर्दी होने की संभावना ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है।
ठीक है, तो इसीलिए आप पिंपली डालकर या विश्वा सॉल्ट डालकर अगर आप दूध पियो तो आपका कफ नहीं बढ़ता और आपको दूध के भी फायदे मिलते हैं, ऐसा कहना है। डॉक्टर, हेलो, क्षीरपाक की मात्रा क्या होती है दूध और पानी की? 1 कप दूध 1 कप पानी उबालकर उसको 1 कप करना है। 200 ml मैक्सिमम, उतना ही लीजिए, उतना काफी है। ये हुआ मेडिकेटेड दूध। और आप किसी भी विज्ञापन या मार्केटिंग या एडवर्टाइजमेंट में ध्यान ना दें। ये ठंडा अश्वगंधा सिद्ध दूध, केसर इलायची युक्त अमूल दूध मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर आपको एक बताना चाहूंगा कि ठंडा दूध नहीं लेना चाहिए, वो कफवर्धक होता है। आप गर्म दूध ले सकते हो। और उसमें वो जो डालना है वो कितना ग्राम होना चाहिए? 3 से 5 ग्राम तक। ओके, थैंक यू। इसमें ग्रंथोक्त मात्रा है, पर फिर भी अलग अलग, अभी इतने अनुभव के साथ मैं कह सकता हूं कि अलग अलग पेशेंट की ना मात्रा बदलती रहती है। मतलब मैं 5 ग्राम काजू रोज खा सकता हूं, तो दूसरा आदमी 2 ग्राम खा सकता है, ऐसे। तो आपके प्रकृति के हिसाब से आप जरूर बदलना। थैंक यू। सर, मॉर्निंग में हम चाय चपाती खाते हैं, वो सही है या गलत है? जैसे आपने, ओके, गलत है। और सर, थायराइड के लिए क्या क्या सही है खाना? थायराइड के लिए, थायराइड आज हम सिर्फ स्वस्थ व्यक्तियों के लिए ही देखेंगे। थायराइड में भी 2 प्रकार होते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। और उसमें भी आप सिर्फ एक याद, सिंपल में बोलूंगा कि आप मुद्गयूष का सेवन जरूर करें थायराइड में। मुद्गयूष पावडर कशी बनवायची? 40 ग्राम मूंग 14 पट पानी, 40 ग्राम मूंग 14 गुना पानी, मंद आंच पर उबालते रहिए। उबलने के बाद वो पूरा कुक हो गया तो बंद कीजिए। उसमें 5 ग्राम सूंठ, मिरी, पिप्पली ये डालिएगा। 5 ग्राम तक उसमें नमक डालिए, नमक टेस्ट के अनुसार, और 20 ग्राम धनिया और जीरा ये डालिए और उसको मिक्स करके, थोडा घी डाल के मिक्स करके वो पी सकते हैं आप। हा, नाही, पण पावडर बनवून ठेवायची असेल आपल्याला ते हे करण्यासाठी, तर ते कसं बनवायचं? याच्यामध्ये 40 ग्रॅम मूग घ्यायचे, तुपावर भाजायचे चांगले, त्याची पावडर करायची। त्याची पावडर केल्यानंतर त्याच्यात चवी अनुसार सुंठ, मिरी, पिंपळी, धणे, जिरं, सैंधव हे घालून मिक्स करून ठेवायची ती पावडर। 1 चमचा पाण्यात मिक्स केली, गरम पाण्यात, की पिऊन टाकायची। ओके, थँक्यू। याच्यात व्याधी अनुसार, चवी अनुसार, प्रकृती अनुसार तुम्ही आणखीनही औषधं वापरू शकता। बरोबर। डॉक्टर, जसं तुम्ही सांगितलं IBS मध्ये मुद्गयूष मसूरचा यूज करू शकता, तसं कोलायटिस मध्ये पण यूज करू शकतो का पेशंट? हो। कोलायटिस मध्ये आतड्याला सूज, कोलायटिस में जो लार्ज इंटेस्टाइन होगा उसको थोड़ी सी सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को पेट में दर्द होता है। कुछ भी खाया तो पेशेंट को हमेशा नाभि के नीचे मरोड़ रहती है, दुखता है, और पेशेंट थोड़ा सा ऐसा डिप्रेस हो जाता है बार बार इस चीजों की वजह से। उसमें आप मसूर का यूज ये जरूर ले सकते हो, जिसमें थोड़ा सा विडंग करके एक वनस्पति है, अभी मैंने कहा वैसे, वो थोड़ा सा 2 या 3 ग्राम ऐड करें, कोलाइटिस में आपको रिजल्ट मिलेगा। उसमें और भी एक है अच्छी बात, वो है जो अनार लेते हैं, वो अनार दाने का भी प्रयोग कोलाइटिस में हम कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। ओ, तुम्ही ते सारिवा बद्दल बोलला होता मगाशी, ते स्किन साठी आहे म्हणालात की म्हणजे केसांसाठी पण आहे? स्किन साठी आहे, स्किन साठी। केसांसाठी ज्येष्ठमध दुधातून रोज घ्या। केसांना एक चमक पण येते छानशी आणि केस वाढतात पण मस्तपैकी। पण मग त्याचं प्रमाण काय असतं? 3 ग्राम 1 कप दुधाला। 1 कप दुधाला 3 ग्राम, छोटा चमचा। ओके। आणि त्याची अशी काही वेळ नाहीये, कधीही घेऊ शकतो? वेळ आहे, सकाळी उठल्यावर दात घासल्यावरच क्षीरपाक घ्यायचा। ओके। दुपारी जेवणानंतर, रात्री झोपताना क्षीरपाक घ्यायचा नाही। प्रत्येक गोष्टीची वेळ आहे आणि हे अगदी कडकपणे तुम्ही सगळे लक्षात ठेवा। आपको अगर अच्छे लाभ अगर आप लेना चाहोगे, आप सुबह 6 बजे के क्लास को ही आते हो ना,
योग के लिए, वैसे ही दूध पीने का भी टाइम ही है, रात को नहीं पिया जाता, शाम को नहीं, सुबह ही। मेडिकेटेड क्षीरपाक अगर आप लेते हो तो। ओके, थैंक यू। आई थिंक सभी के क्वेश्चंस हो गए। बस एक क्वेश्चन है सर, कि ये सर्दियों में नारियल पानी पीना चाहिए क्या, ये जो मौसम है? रॉन्ग, सर्दियों में नहीं पीना चाहिए। अगर Okay. आप पित्त प्रधान प्रकृति के हो तो आप जरूर पी सकते हो, अन्यथा नहीं। सर्दियों में आप तुलसी डालकर या सौंठ डालकर पानी जरूर पी सकते हो। अगर आपको गैसेस की तकलीफ है, सर्दियों में बहुत लोगों को हो सकती है, तो इसमें आप अजवाइन डालकर इसका प्रयोग जरूर करें। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, ये क्वेश्चन का सिलसिला तो चलता रहेगा, देयर इज नो एंड। और ये जैसे कि अभी मैंने 7 बजे से पहले डॉक्टर को कॉल किया था और डॉक्टर ने मुझे यही बताया कि ये विषय इतना बड़ा है कि ये एक लेक्चर में हमारा खत्म नहीं होगा। एंड वाकई ही इतना इंटरेस्टिंग है। और ये तो है ही कि जैसा अन्न वैसा मन, और आहार ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसको बहुत बार निग्लेक्ट किया जाता है। हमें लगता है कि योगा करे, थोड़ा सा एक्सरसाइज करे तो इनफ है, लेकिन केवल बाहर से नहीं, अंदर से भी, इंटरनल सिस्टम्स भी हमें उतने ही स्ट्रॉन्ग करने हैं। और योगा ये पूर्ण अपनी जीवन शैली है। ये हम हमेशा बताते हैं कि योगा इज लाइफस्टाइल। तो जब भी लाइफस्टाइल की बात होती है, जीवन शैली की बात होती है, तभी कौन से टाइम पे क्या खाना चाहिए ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आहार विहार निद्रा और ब्रह्मचर्य, हम हमेशा इसके बारे में बात करते हैं। योग से शारीरिक सुस्वास्थ्य मिल रहा है, आपका शरीर लचीला हो रहा है, मानसिक शांति मिल रही है, आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। लेकिन जब तक आप इंटरनली बैलेंस्ड नहीं हो, जब तक आपके इंटरनल सिस्टम्स क्लियर नहीं होते हैं, तब तक उसका आपको पूरा फायदा नहीं मिलता है। और इसीलिए मेरा पर्पस यही था, और आई थिंक डॉक्टर देशपांडे ये लेक्चर रखने के लिए मैं कभी से बोल रही थी कि डॉक्टर आप ये आयुर्वेदिक रेसिपीज बताओ, क्योंकि हमें मालूम बहुत रहता है कि हाँ, बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, ब्रेड नहीं खाना चाहिए, मैदा का फूड नहीं खाना चाहिए, खाना चाहिए हाँ मूंग खाना चाहिए, लेकिन मूंग का क्या बनाए, तो ये और कौन से टाइम पे क्या खाए। सुबह उठते ही मैं हमेशा बोलती हूँ कि डिटॉक्स करो, डिटॉक्स करो, लेकिन डिटॉक्स के लिए इमीडिएटली हमें इंस्टेंट हम क्या ले सकते हैं। तो ये छोटे छोटे जो रेसिपीज आपने बताए, दिस इज रियली यूजफुल। और ये हम सीरीज रखेंगे, अगले महीने में भी ये कंटिन्यूएशन में रहेगा। और डॉक्टर देशपांडे बहुत ही नामी डॉक्टर है, आयुर्वेद में इन्होंने मास्टरी की है। तो आपको जो आरोग्य विषयक अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इनको पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो डॉक्टर, राइट? यस। सो अगर आरोग्य विषयक कोई भी आपको हेल्थ इश्यूज अगर कोई है तो आप डायरेक्टली इनका सलाह जरूर ले लो, इनका गाइडेंस ले लो। योगा और आयुर्वेद हमेशा साथ में जाता है और इसके रिजल्ट्स जो है वो आपको लॉन्ग टर्म में आपको काम आएंगे। ओके, इट इज नॉट शॉर्ट टर्म, एंड आपको इसका रिजल्ट डेफिनेटली मिलता है। और ये संपूर्ण आरोग्य, आरोग्यम धन संपदा, हेल्थ इज वेल्थ, और इसीलिए इसे मेंटेन करना है, ये हमारे लाइफस्टाइल में रहना है। तो जैसे कि डॉक्टर ने कहा कि छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें हमारे जीवन में डेली रूटीन में लानी है, उसके लिए सोचना नहीं है, बस करते जाओ। सुबह 7 बजे उठ के योगा करना है। योगेश, कल आपने मुझे फोन किया और मुझे बताया नहीं, कल नहीं तो कभी नहीं, मैं जनवरी 1 जनवरी के लिए नहीं रुक रहा हूँ मैडम, मैं कल से एडमिशन ले रहा हूँ, एंड योगेश इज हियर टुडे, माय स्टूडेंट। तो इट शुड बी लाइक दिस कि बाद में मत सोचो, इमीडिएटली आज से शुरू करो। कल करे सो आज, आज करे सो अब। तो आप सभी योग साधक हैं, और इसी के साथ साथ आयुर्वेद जो अपना प्राचीन, अपना अमूल्य, अपने पास ऐसा ये 2 विषय है, आयुर्वेद और योग, इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा आप ज्ञान बढ़ाओ
और यही हमारा मनपूर्वक हमारा ये प्रयास रहता है। मेरा अभिजीत सर तो अभी अभिजीत सर भी साथ में है और आपको इनके बारे में भी मालूम है कि योग के बारे में इनको इतना ज्ञान है, तो लूटो। ये दोनों जो है, अभी डॉक्टर देशपांडे आयुर्वेद तज्ञ है और अभिजीत सर के पास योग के बारे में ऐसा ज्ञान भंडार है कि हम इनके लेक्चर्स हमेशा रखते जाएंगे। एवरी मंथ वी विल कीप दिस लेक्चर। थैंक यू डॉक्टर देशपांडे, मनपूर्वक आपके आभार है, मनपूर्वक। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। एंडिंग द सेशन। थैंक यू। सभी योग साधकों को प्रणाम, नमस्कार, नमो नमः।